Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to KMS Try by Akash sir. Today we discuss about the relative strength, relative strength of acid and base. Acid and base. You know what is the relative strength of acid and base? इट्स मीन रिलेटिव करना है। हम लोग क्या करना है, दो सोल्यूशन लेना है। दोनों सोल्यूशन मैंने कहा इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन हो चाहिए, जैसे ए और बी बारे में बात करें। जो ए है और एक क्या है हमारा बी है। मैंने कहा ए और बी क्या है, ये एक दो एसिड है। ये क्या है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। जब दोनों एसिड है तो हम क्या करेंगे, एक एसिड दूसरे एसिड से कितना रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसका ज्यादा है और किसका कम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कंपेयरिंग करता है। ये दो सोल्यूशन के बारे में कंपेयरिंग करता है। देखो हम लोग का कहने का मतलब क्या है। अब पहले क्वेश्चन क्या आता था कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब दे दिया, एक और टेस्ट ट्यूब दे दिया, और मैंने कहा कि इसमें जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने हैं, वो हमारे पास 10 है। वो कितने हैं, 10 है। और यहाँ इस वाले टेस्ट ट्यूब जिसको मैंने ए बोला और एक बी है, जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, वो हमारा 20 है। तो तुमसे पूछेगा क्या, पहला तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि व्हाट इज द विच टेस्ट ट्यूब हैव ए more acidic, so of course higher the concentration, H+ concentration is higher, is directly proportional to acidic strength, उतना ज्यादा हमारा acidic strength होगा। लेकिन मैं अगर पूछूं कि जो A और B में एसिड कौन, मोर एसिड कौन है, तो आप बोलेंगे A, और फिर कहेंगे B क्या है, लेस एसिड, या ये कह सकते हैं B बेस है एज कंपेयर टू द एसिड, A के कंपेयर में। ओके, लेकिन कितना कितना ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस हम लोग यहाँ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इधर पे हम कंपेयर किया जाएगा दो एसिड के बीच में या दो बेस के बीच में। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोहलॉस लॉ। यू नो, लेट्स कंसीडर two acidic solution which have equilibrium constant या dissociation constant Ka1 and Ka2, and both solution have degree of dissociation, both solution have alpha 1 and alpha 2 degree of dissociation respectively in equimolar solution। उनका जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या रहेगा, इक्विमोलर रहेगा। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देन वी नो दैट according to Ostwald's law of dilution या Ostwald dilutions law क्या बोलता है, वो कहता है क्या, अल्फा इज इक्वल टू √k अपॉन सी। वी नो डेट वी हैव टू सॉल्यूशंस, एंड वो सॉल्यूशन मैंने बात किया, दो सॉल्यूशन लिया। मैंने कहा कि सॉल्यूशन वो ए होगा, एक दूसरा होगा बी होगा। मैंने कहा उसका जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट था वो क्या था हमारा, Ka
वन एसिड 1 के लिए, बीच वाले क्या Ka2 एसिड 2 के लिए, और इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था वो क्या था अल्फा 1 और ये हो जाएगा अल्फा 2, बिकॉज इट इज ए इक्विमोलर ऑफ कंसंट्रेशन। इनका कंसंट्रेशन क्या है इक्विमोलर है, तो इट मीन इसकी C की वैल्यू कांस्टेंट होगा, मतलब C की जो बोले एक्टिव मास है वो क्या है कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई अगर यहां बोलेंगे तो अल्फा 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट Ka1 अपॉन C, और इसके लिए क्या हो जाएगा अल्फा 2 इजिकल टू अंडर रूट Ka2 अपॉन C। एंड वी नो अबाउट दस रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है। अगर हम बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो याद रखना रिलेटिव स्ट्रेंथ, आप एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो एसिड के बारे में अगर बात करेंगे इट इज ए कंपेयर, इट इज अ रेशियो बिटवीन द टू स्ट्रेंथ। तो मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फर्स्ट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड second. It's mean alpha 1 upon alpha 2 is equal to under root Ka1 upon Ka2. This is the relative strength. What is the relative strength? Relative strength क्या होता है, पहली बात कहूं relative strength of the two acid of equimolar concentration, ठीक है, कैन बी कंपेयर्ड। ये क्या है, ये क्या है कंपेयर है भाई, दो एसिड को बस कंपेयर कर दीजिए तो अपने आप पता चल जाएगा कौन कितना, ठीक है, मोर एसिडिक किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं कहा इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपको कुछ करना नहीं है, दो एसिड के स्ट्रेंथ को बस कंपेयर करना है, ये बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स, बट उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए इक्विमोलर, उसका सोल्यूशन होना चाहिए इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन कैन बी compared by taking square root of the ratio of their dissociation constant called relative strength of acid, relative strength of acid। अगर आप बेस ले लेंगे तो बेस हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। यू नो सिमिलरली हम सेम कंडीशंस फॉर द, अगर हम सेम कंडीशन बात करें, सिमिलरली फॉर द बेस, अगर हमें फॉर द बेस वी नो दैट द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन द बेसिक सिटी। हमारा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, डिपेंड करता है बेसिक सिटी पे। तो दैट्स बेटर कि हम वी टॉक अबाउट द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। एंड यू नो लेट अस सपोज या लेट अस कंसीडर टू सॉल्यूशंस A एंड B, ठीक है, एंड A हैव द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1, K is a dissociation constant, B explain about the base, and this one is the first, मतलब कि first acid, okay, and the second is the Kb2, and the dissociation constant is alpha and alpha 1 and this is the alpha 2. So thus what is the relative strength? relative strength क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होगा, तो सीधी सी बात है स्ट्रेंथ ऑफ बेस फर्स्ट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस सेकेंड, ओके, इट्स मीन
अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के के बी 1 अपॉन के बी 2। दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसके ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इस पे कि आप कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ क्वेश्चन पे मैं बात किया, आपको कंप्लीटली इसको कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सम ऑफ एसिड आर फॉलो। जैसे मैं बात किया क्या, HClO4 की सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू द HBr, फिर HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4, फिर H3O प्लस, H2SO3, H2CO3, अब आता है लास्ट में CH3COOH। दिस इज द ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिए। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे आपको पूछ देगा व्हाट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट आर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जैसे दे देगा क्या, HClO4, HClO2, HClO, HClO3। याद रखना, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड भी बात करेंगे, अभी रिडॉक्स में भी इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो जो ऑर्डर होगा, द ऑर्डर आर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा ClO4 का सबसे ज्यादा होगा, फिर HClO3, फिर उसके बाद आपका आएगा HClO2, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा HClO। ये आपके एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा और इसको लर्न कर रहिएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इसको निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है न्यूमेरिकली फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसी रिलेटेड बात करूं, जैसे बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जैसे आपको दे देगा HCl, HBr, HI, HF। तो याद रखना, जिसकी वैलेंसी, जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैंने कहा HI इज ग्रेटर देन, फिर HBr इज ग्रेटर देन, फिर आपका आएगा HCl और फिर उसके बाद आएगा HF। ये इसकी रिलेटिविटी स्ट्रेंथ होगी। ओके, ओके। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड आपके आएंगे बहुत सारे। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल में लगा देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल अब स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज डायरेक्टली, एक मिनट, गलत, सॉरी, क्वेश्चन नहीं, एक मिनट। द डिसोसिएशन
the dissociation constant for HCOOH and CH3COOH. देखो बोथ आर द एसिड, दोनों एसिड है भाई, तो एक एसिड को दूसरे एसिड आर 2.1 गुणे 10⁻⁴ एंड 1.8 गुणे 10⁻⁵ respectively. Correct. Calculate the relative strength of the acid. देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछा हुआ है यहाँ पे, और आपको सॉल्व कैसे करना है. वी नो डैट बोथ आर द एसिड, ये दोनों एसिड हैं, तो दैट्स बेटर कि α1/α2 इज इक्वल टू √Ka1/Ka2. यू नो द रेशियो ऑफ द α1/α2 इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ. यही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है. तो हम α1/α2 का वैल्यू टोटल दोनों निकालना पड़ेगा. तो α1/α2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.1 गुणे 10⁻⁴ अपॉन 1.8 गुणे 10⁻⁵. तब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगा आपका 3.415. दैट इज द, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ. ये क्या है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. इस टाइप का आपका क्वेश्चन इस पे आएगा. अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा आयनिक प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर. व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. क्या है ये, कुछ है नहीं, ठीक है. ये अगर हम कोई भी प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें, प्योर वाटर से रिलेटेड बात करें, एवरीवन नो, ठीक है, द वाटर आर डिसोसिएट इनटू H2O आर डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH-. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं applying the law of mass action, we got the K is equal to molar concentration of H+ and molar concentration of OH- upon H2O. Okay, we got this types of formula, and you know the K is equal to, here the K plus, we know that since H2O is a liquid, its value is 1. Then we got the H+ concentration and OH- concentration. You know this is the water constant, that's why we use KW is equal to H+ concentration और OH- concentration. मतलब K is equal to KW हम लोग यूज करेंगे. Okay, and you know KW is called the, what is the KW? KW is the called ionic product of water. Okay, then what is the ionic product of water? ये क्या है, the product of the concentration of H+ concentration and OH- concentration in water at particular temperatures is known as ionic product. ये देखो इसका concentration, ये concentration का दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो आएगा तो वो क्या होगा, ionic product of water होगा. तो we defined as the product of concentrations of H+ ion and OH- ion in water. बट कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरिएबल. अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट का जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है वो भी वेरी करता है. ये माइंड में आप नोटिस करे रहिएगा, ठीक है. तो मैंने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ concentration एंड OH- concentration आयन
इन वाटर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फिक्स होना चाहिए, फिक्स पे एक वैल्यू इसका आएगा, याद रखिएगा, अदरवाइज ये आएगा नहीं, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू भी क्या होगा, वेरिएबल आएंगे, ठीक है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, दिस इज अ डिफिनेशन। और हम आपको दिखा दें, लेट अस सपोज, ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो दैट्स वाई अगर हम ऐसे एक एग्जांपल के रूप में बात करें, ठीक है, गिव अ ग्राफिकल, मैंने कहा यहाँ मैं टेम्परेचर लिया हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ ले रहा हूँ क्या, वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, हम यहाँ वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू की वैल्यू ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में लेऊंगा, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया तो जो इसकी वैल्यू होता है 0.11 गुणे 10⁻⁻14 होता है। लेकिन यही हम टेम्परेचर अगर मैंने 10 डिग्री ले लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.31 गुणे 10⁻⁻14। अगर यही मैंने वैल्यू क्या ले लिया, 25 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1.0 गुणे 10⁻⁻14 आएगा। और यही हम जब क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, तो हमारा 7.50 गुणे 10⁻⁻14, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इस टेबल से एक ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है, एज वेल एज द टेम्परेचर आर इंक्रीजेस द के वैल्यूज आर इंक्रीजेस, के वैल्यू देख रहे हो बढ़ता जा रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर हम यहां बात करें इनके कंपेयर में, तो टेम्परेचर ये क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसीलिए डिफिनेशन में जब तक पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक ये आपका कॉन्सेंट्रेट मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और लिसन, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखना है, दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच वैल्यू या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, कैलकुलेट करने में मेरा क्या आता है, हेल्प करता है। मेरी बात समझ आ रहा है, जैसे अगर हम बात करें, हम ले रहे हैं क्या, दिस इज द H प्लस, वी नो दैट द के डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, बट एट द टेम्परेचर, टेम्परेचर एक पार्टिकुलर एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इस पे अगर हम बात करें तो वी नो दैट, ठीक है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 1.0 10⁻⁻14, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो देन वी नो दैट अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख दे क्या, 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। वी नो दैट वी गॉटिंग द टू फार्मूला, अगर हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, गिवन हो, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसी न्यूमेरिकल में गिवन हो और आपसे पूछे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बराबर व्हाट, तो देन वी यूज द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। हम इस वैल्यू से हम इस मतलब इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं, और यहां से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैंने कहा कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, गिवन हो, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो और आपसे पूछे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बराबर व्हाट, तो देन वी यूज द रिवर्स फार्मूला, द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन क्या हो जाएगा, OH minus W. We using this formula. Okay, so this is the ionic product of water. ये हमारा था ionic product of water. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट लेके यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2-4 बार हो गया है। यस, हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल मैं इस पे लगाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। अगर मैं क्वेश्चन एक दे दिया, कहेगा क्या, कैलकुलेट कैलकुलेट द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल
आयन कॉन्सेंट्रेशन इन पहला क्या होगा 0.01 मोलैरिटी क्या HNO3। दूसरा आपसे पूछेगा क्या 0.001 मोलैरिटी KOH। लेकिन यहां देखो सोल्यूशन टेम्परेचर दे दिया भाई, सोल्यूशन टेम्परेचर एट 298 केल्विन मतलब ठीक है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे 25 टेम्परेचर अगर चेंज कर देगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये माइंड में रखिएगा KW का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर मैंने पहला क्या दिया है, कह रहा है क्या 0.01 मोलैरिटी HNO3। भाई मोलैरिटी किसको कहते हैं, एक्टिव मास को ही कहते हैं। तो इसका मतलब जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि एसिड है ना ये HNO3, वो दे दिया 0.01। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻²? यस हम लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लिए और आपसे पूछा जाए कि H+ कॉन्सेंट्रेशन तो पता चल गया। अब बारी OH- कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालना है, ठीक है, और ये हमारा किस में हो जाएगा मोल पर लीटर। OH- कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन और H+ कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन। OH- कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाए थे जो हम लोग केस, तो ये हो जाएगा H+ कॉन्सेंट्रेशन। ओके तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्या, तो निकल गया OH- कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन H+ 1 × 10⁻²। तो सीधे हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 10⁻12 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया OH- कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह हम दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा हमारा और इजी हो जाएगा, 0.001 मोलैरिटी दिए हैं, वो भी दिया, लेकिन KOH का मतलब दे दिया क्या बेस हमारा दे दिया कितना 0.001 मोलैरिटी का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ मोलैरिटी दे दिया, या इसी को हम यूनिट में लिख सकते हैं मोल पर लीटर। H+ कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, व्हाट क्या होगा, तो सीधी सी बात है आपको निकालना पड़ेगा H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14 और यहां पे हो जाएगा क्या हमारा 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻11, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻11 मोल पर लीटर। तो ये हमारा निकल गया क्या, इस पे बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल से रिलेटेड। ओके तो हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके तो ये हमारा था कुछ यहां तक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे क्या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पीएच स्केल से ना। तो इस पे मैं बात करूं आपसे पीएच स्केल, आपको सब लोग पढ़े होंगे पीएच स्केल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को भी वही पढ़ना है, उतना नॉर्मल ही पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। आपको ही पता है कि जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है, जो हमारा कोई भी सोल्यूशन अगर एसिडिक है या बेसिक है तो ये H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशंस और OH- आयंस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। H+ आयन और OH- कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करता है। जब इसके ऊपर ये डिपेंड करता है तो तुम ही सोचो, ठीक है। और इसी की मतलब कि कितना वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, कितना वो एल्काइलिनिटी, ठीक है, एल्कलिनिटी शो करेगा, मतलब कितना बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, उसी चीज को, ठीक है, हम लोग एक क्या होता है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कितने H+ आयन है, कितना रेंज है, उसी चीज को, ठीक है, जो या लॉगरिथम के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पीएच, सब लोग यहां पीएच का मतलब पहले समझिए। H इज द H+ आयंस, ये H यहां पे ये बताता है H+ आयंस के बारे में बात करता है। और यहां जो P है ना, इसका ग्रीक वर्ड होता है जिसका नाम है पोटोजेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोटोजेन। पोटोजेन का मतलब होता है क्या, पावर। इसका मतलब होता है क्या,
इसका मतलब होता है पावर। किसका पावर? पावर ऑफ, देखो यहां क्या है, H लिखा है तो H प्लस का, तो इसका मतलब ये, लेकिन pH क्या है, तो pH इक्वल टू होता है माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, कॉल्ड pH। अब यहां देखो ये ध्यान देना pH, और इसी pH में बात करें, जो pH स्केल हमारा होता है, इसको जो दिया, जो साइंटिस्ट का नाम था होता है सोरेनसन। सोरेनसन ने इसको क्या किया, 1909 में बताया था। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। यू नो, अगर हम लॉगरिथम का कुछ कॉन्सेप्ट अगर हम लोग जानते हैं लॉग बेस 10 कि अगर a के पावर n है तो इसका मतलब होता है n log बेस 10, और ये हो जाएगा a। ये एक फार्मूला है। तो उसी तरह अगर हम कहें कि pH इज इक्वल टू -1 लिख देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर log बेस 10 a के पावर n बराबर अगर ये हो सकता है तो इसके बराबर ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे क्या, pH इज इक्वल टू log बेस 10, ये हो जाएगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के पावर -1। और हम लोग भी पढ़े हैं कि अगर किसी के पावर H के मतलब -1 बराबर हो सकता है 1/x, देन pH इज इक्वल टू हो जाएगा log बेस 10 1/h प्लस कॉन्सेंट्रेशन। यहां क्या दिख रहा है, ये इस स्टेटमेंट से क्या दिख रहा है, अगर हम log को एक कांस्टेंट के रूप में मान के चलें तो हमको लगेगा कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। इसका मतलब कि अगर pH बढ़ेगा, pH की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और आपको भी पता है जो ये एसिडिक कैरेक्टर है, जो किसी सॉल्यूशन का एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, ये डिपेंड करता है किस पे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो घटेगा। तो लेकिन यहां पे हम लोग बात अलग, तो इसी बेसिस पे हमारा pH एक स्केल बना, और ये स्केल जो है डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, एक 14 में, एक बीचों बीच आता है क्या 7, और एक आ जाएगा आपका यहां पे 1 ले लीजिए, आप 0 भी ले सकते हैं, नीचे 0 तक आ सकता है, ठीक है, तो लेस देन आ जाएगा तो तब तो और वो है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, और हम लोग क्या है, इसको सब डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मैंने कहा यहाँ 2 3 4 5 6, थोड़ा इसको सही से करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। यहां अगर हम बात करें तो ये, अब यहां देखो जिसका भी pH 7 होगा, इसका मतलब इसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, तो ऐसे को हम कहेंगे क्या, सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। यहां जब जाएंगे तो pH क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तब डिक्रीज करेगा, और इससे मतलब pH, अगर pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 से हो तो इसको हम कहते हैं क्या, बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। और यहां जब बढ़ रहे हैं तो pH क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर pH घटेगा तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब pH इज लेस देन 7, लेस देन 7 है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो 1 2 3, ये SA है, स्ट्रॉन्ग एसिड, 4 5 6 ये WA है, वीक एसिड है,
8 9 10 11 ये हमारे होंगे WB, W मतलब वीक बेस, और 12 13 14 ये हो जाएंगे SP, और ये तो और सुपर डुपर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एसिडिक करेक्टर है। हम एसिडिक H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल पाएंगे क्या किसी भी सोल्यूशन का पीएच क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, हम इससे निकाल पाते हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, और पीएच एक बात बताएं आपको, पीएच स्केल जो है ना, ये अप्रोक्सीमेट आपको एक्यूरेट बताएगा, मतलब इसका भी लिमिटेशन होता था। पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट गिव ए इमीडिएटली आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशन। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉल्यूशंस के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया अप्रोक्सीमेट बहुत इमीडिएटली नहीं दे पाता है, मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। बात समझ आ रहा है आप लोग को? हेलो, ठीक है, मतलब कि ये ज्यादा इमीडिएटली तुरंत एक्ट नहीं करता। और दूसरी बात में यहाँ पीएच इक्वल टू 1 है, लेकिन पीएच इक्वल टू अगर हम बात करें, अगर जिसका पीएच 0 आ जाता है, ठीक है, पीएच वैल्यू अगर 0 आता है, ऑप्टेन होता है, जिसकी एक 1 नॉर्मलिटी के अगर जो होते हैं, ठीक है, 1 नॉर्मलिटी जो सोल्यूशन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इसका मतलब कि इसका पीएच 0 है, तो यहाँ पे इस स्केल में इसको बताया नहीं गया, मतलब ये भी इसका क्या है, एक लिमिटेशन ही है। बात समझ आ रहा है सबको? तो ये हमारा था क्या, पीएच स्केल से रिलेटेड, पीएच स्केल एसिडिक क्या है, ये सब नॉर्मली क्लास 10th में तो इतना लेवल पढ़े ही आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या पढ़ा जाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, नाम ही है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हम हाइड्रोलिसिस ऑफ मतलब कि हम सॉल्ट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। अब उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बने तो उसको हम कहेंगे क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सॉल्ट के बारे में। तो तुम्हें भी पता होगा सॉल्ट क्या है, आपको भी पता है क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सम ऑफ द, ठीक है, एसिड प्लस बेस। जब एसिड और बेस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनता है। सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, वाटर बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, ठीक है, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन याद करिए, आप लोग क्लास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़े होंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़े हैं तो वहां पे हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन इज दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बिटवीन द एसिड एंड बेस एंड फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर्स, ठीक है, दैट टर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर वहां से हीट निकल रहा है तो उसे कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब अगर हम कहेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस to form salt and water is termed as न्यूट्रलाइजेशन, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट्स के टाइप्स। तब हम बात करेंगे सॉल्ट्स। अगर हम बात करें टाइप्स, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, और स्पेशली हम लोग बात करेंगे क्या, दो टाइप्स के सॉल्ट, एक होता है सिंपल सॉल्ट और एक बात करेंगे क्या, डबल सॉल्ट। अब जो सिंपल सॉल्ट्स होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये पहला जो हमारा कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा हम बात करेंगे क्या, एसिडिक सॉल्ट, तीसरा बात करेंगे क्या, बेसिक सॉल्ट। ये सब हमारे किसके, सिंपल टाइप सॉल्ट्स के, ये सिंपल टाइप्स के क्या है, टाइप्स हैं।
और डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो दो सॉल्ट से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम, ठीक है, दो सॉल्ट से बने होते हैं। और तीसरा एक हमको पढ़ना है इसी में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की क्लास 12th में लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां से ये हमको मिलता है। डबल सॉल्ट में जैसे हम बात करेंगे क्या, पोटास, एलम, मोहर सॉल्ट, ये सब हमारे क्या है? डबल सॉल्ट। आइए हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं क्या, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट में हम पहला बात करेंगे क्या, नॉर्मल सॉल्ट। दैट सॉल्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कंसिस्ट होते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे सॉल्ट विच आर प्रोड्यूस बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा बनते हैं। और उस सॉल्ट को क्या करते हैं, वाटर निकालते हैं, और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल पाया जाता है। या कह सकते हैं बोथ एच एटम आर नॉट प्रिसिपिटेट, ठीक है, रिप्लेसेबल, मतलब ऐसे समय भी या तो ये भी हो सकता है, ठीक है, कि जो उसमें हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है या उसमें जो OH माइनस ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या हो, रिप्लेसेबल नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे किसी भी रिएक्शन के द्वारा, तो उसे कहेंगे हम नॉर्मल सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, NaNO3, या हमने बात किया K2SO4, या हमने बात किया Ca3PO4 का होल ट्वाइस, या हमने ले लिया क्या, Na3BO3 या Na2HPO3, या हमने बात किया किसी ऐसे बेस के रिलेटेड में बात किया, ठीक है, जहां पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन यहां के रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरा, एसिडिक सॉल्ट। अब यहां पे ऐसे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, दिस ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज होते हैं। पहली बात तो ध्यान दो, एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट मतलब क्या, न्यूट्रलाइज होना चाहिए, और एसिडिक कैरेक्टर शो करा, इसका मतलब ये क्या है, इनकम्प्लीटली क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होते, और सो एसिडिक मीडियम, अगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये शो क्या करेंगे, अपने को एसिडिक मीडियम शो करते हैं। ये माइंड में आप रखिएगा। तो ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं पॉलीबेसिक एसिड्स आर कॉल्ड द एसिडिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें एग्जांपल जैसे मेरे पास आ गए NaHCO3 या NaHSO4, या हम लिख सकते हैं NaH2PO4। यहां पे जो ये H है, ये अपना करेक्टर जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपना H प्लस करेक्टर रिप्लेस करेगा, ये अपना H प्लस करेक्टर क्या करेगा, शो करता है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, ये सॉल्ट तो है, ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, लेकिन अपना क्या करेक्टर शो कर रहे हैं, H प्लस करेक्टर शो कर रहे हैं, और जो H प्लस शो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट से रिलेटेड बात करें, द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है ये, लेकिन ध्यान देना, अगर जो एसिडिक सॉल्ट होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि सॉल्ट्स फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशंस। ध्यान दीजिए, अगर डिफिनेशन से रूप में एकदम करेक्टली अगर लिखना है, एकदम जैसे नहीं होता है आपको, जैसे बहुत लोग होते हैं एकदम किताब कीड़े की तरह बने रहते हैं, तो उन पे ध्यान देना, जिसको ये क्लियरेंस दिख जाएगा वो अपने आप पकड़ लेगा। लेकिन अगर लिख दिया जाए, ठीक है, सॉल्ट्स फॉर्म, एक ऐसा सॉल्ट फॉर्म है, फॉर्म किया गया क्या, ठीक है, इनकम्प्लीट बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स, मतलब जिसके H प्लस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। वही जब हम दूसरा बात करेंगे, तीसरे पॉइंट, मतलब इसके तीसरे कंडीशन में जो हम बेसिक सॉल्ट बात करेंगे, बेसिक सॉल्ट ये भी पता है, ये भी एक सॉल्ट है, मतलब जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा एकदम सेम
सॉल्ट फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन पॉली बेसिक के जब क्या हो जाएगा हमारा पॉली एसिड, ठीक है, बेस कहलाएगा। तो मतलब सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीटली, ये तो एकदम क्लियर ही है आपका, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ polyacidic base are called बेसिक सॉल्ट। यहां पे जो इसका OH माइनस है वो रिप्लेसेबल होगा, वो रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे ZnOH का होल ट्वाइस Cl, ठीक है, या MgOHCl या FeOH का होल ट्वाइस Cl। यहां पे क्या है, यहां पे ये क्या रिप्लेस हो सकता है, ये Zn अगर आप देखेंगे अगर ये बना सकता है ZnCl2 और यहाँ OH माइनस रिप्लेस होंगे, ठीक है। अब यहां देखो इसको जब तुम ब्रेकेबल करोगे, ये तोड़ोगे, तो यहाँ पे MgCl2 प्लस ये OH माइनस में रिप्लेस होगा। यहां पे अगर इसको ब्रेकेबल करोगे तो FeCl3 प्लस 2OH माइनस में क्या होगा, रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहां देखो पॉली एसिडिक बेस है, मतलब इसमें एसिड करेक्टर अगर बात करें OH माइनस यहां रिप्लेस हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट्स इसमें उतना ज्यादा, ठीक है, दैट सॉल्ट विच कंसिस्ट ऑफ ए टू सॉल्ट्स, या कह सकते हैं द एडिशन ऑफ कंपाउंड्स formed by the combination of two simple salts are called डबल सॉल्ट्स। उसे हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट्स कहते हैं। क्लियर। अब यहां देखो एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए, एग्जाम्पल यहां बात करेंगे, जैसे हमने लिया मोहर सॉल्ट NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये क्या है, ठीक है, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये हमारा मोहर सॉल्ट है। पोटास एलम के बारे में बात करें, K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटास एलम है। ये सब क्या है, डबल सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा है क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे सॉल्ट्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं, that types of salts when we dissolve in water molecules and does not forget its identity, और अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब that salt which does not dissociate into ions in aqueous solution called complex salts, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, complex salts कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे K4FeCN6, या मैंने बात किया NiCl4 2 माइनस CuNH3 का होल 6 SO4 इट्सेल्फ का। अभी ये क्लास 12 में जाके आप अच्छे से इसको और पढ़ेंगे। तो ये हमारा था क्या, सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में मैंने बात की। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में अभी, चलिए ठीक है मैं स्टार्ट कर देता हूं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है।